स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार, अब मंत्रिमंडल का इंतजार। जी हां, अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नई सरकारों ने काम भी शुरू कर दिए हैं और चर्चा सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की है। दावेदारों की लंबी फौज है, लिहाजा कोई जातिगत समीकरण फिट कर रहा है तो कोई स्थानीय समीकरणों से उम्मीद लगाए बैठा है। इसके अलावा कई और मसले भी हैं जिन पर सियासी पारे में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी हमारी ये खास पेशकश, आ गए सरकार। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सबको चौंकाकर सीएम फेस अनाउंस किया था। ऐसा ही सरप्राइज कैबिनेट में भी दिख सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच कौन से फैक्टर हावी नजर आने वाले हैं, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में लगा ये जमघट इशारा है कि सरकार गठन के बाद अब बयार कैबिनेट विस्तार की है। अटकलों कयासों के बीच मेल मुलाकात के दौर से नेताजी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव रहेगा सबसे बड़ा फैक्टर। गुजरात मॉडल का भी असर दिख सकता है। पहली बार के विधायक भी आ सकते हैं नजर। दिग्गजों को मिल सकती है बड़ी भूमिका। कई वरिष्ठ नेता संगठन में हो सकते हैं एडजस्ट। सीएम डिप्टी सीएम की तरह जातिगत बैलेंस भी बनाया जाएगा। मालवा निमाड़ और बिंद जैसे इलाकों का प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। सीनियर विधायकों की जिम्मेदारी पर अभी सस्पेंस है। तमाम समीकरणों से इतर दिल्ली फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है। चेहरों को लेकर आखिरी फैसला दिल्ली दरबार में ही होगा, ये सभी बीजेपी नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस पर चुटकी लेते हुए मध्य प्रदेश को केंद्र शासित बता रही है। मंत्रिपरिषद की तैयारी है इस बार, फिर कब तक देखें? ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है, कब कर रहे हैं, क्या है उनका सोचना। अभी तो केंद्र शासित मध्य प्रदेश बना है, कुछ दिनों बाद उसकी ब्रांच नागपुर से भी संचालित होगी। अब यह प्रश्न अलग है कि केंद्र मध्य प्रदेश को संचालित क्यों कर रहा है, नागपुर का हस्तक्षेप क्यों बढ़ता जा रहा है। ये उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, मगर देश के लोकतंत्र और मध्य प्रदेश की प्रजा के लिए एक घातक संदेश है। जाहिर है कांग्रेस इसे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स करार देगी, लेकिन बीजेपी सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक करती नजर आ रही है। बीजेपी ने सबको चौंकाकर सीएम फेस अनाउंस किया था। ऐसे ही सरप्राइज कैबिनेट में भी दिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर रेस शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल को लेकर सबसे ज्यादा जो कश्मकश है वो मालवा और निमाड़ में देखने को मिल रही है। वजह साफ है, इस बार बीजेपी ने मालवा और निमाड़ की 48 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी सरकार बन चुकी है। सीएम मोहन यादव की नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। इन सब के बीच मालवा निमाड़ से कौन मंत्रिमंडल में होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। 2018 के झटके के बाद 23 में मालवा निमाड़ में बीजेपी ने दमदार वापसी की है। बीजेपी के 48 विधायक जीत कर आए हैं। निमाड़ की 16 में से 10 तो वहीं मालवा की 50 में से 38 सीटें जीती गई हैं। अब मालवा निमाड़ के कद्दावर विधायक मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायकों का दावा है तो कुछ पूर्व मंत्री जो इस बार जीत कर आए हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दावेदारों की सबसे ज्यादा संख्या इंदौर से है। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। नजर डालते हैं मालवा निमाड़ से मंत्री पद के दावेदारों पर। विजय शाह, उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग, ओम प्रकाश सकलेचा, अर्चना चिटनेस, बालकृष्ण पाटीदार, महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला, राजकुमार मेव, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, नीना वर्मा, मालिनी गौड़, गायत्री राजे पवार,
डॉक्टर राजेंद्र पांडे और राजेश सोनकर। इनमें से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मालवा निमाड़ से इस बार करीब 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये संभावना बन रही है और जिस तरह से मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से, तो कम से कम 8 से 10 मंत्रियों को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये जनता की मांग भी है और यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं कहीं ना कहीं प्रदेश की और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो मुझे लगता है कि आला कमान और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है वो इस जनता की जो मांग है उसको याद रखेंगे। और बीजेपी का कहना है कि मालवा से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, वहीं मालवा से ही जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद भी मालवा निमाड़ को मंत्रिमंडल में पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस बार भी इतिहास रचा है, प्रचंड बहुमत मालवा से मिला है और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि मालवा को प्रतिनिधित्व मिला है। खुद मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं तो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व सरकार में खुद मुख्यमंत्री के रूप में। फिर भी हमें उम्मीद है कि मालवा से पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछली बार भी पर्याप्त मिला था, इस बार भी सभी योग्य लोगों को स्थान मिलेगा और मालवा एक बार फिर मध्य प्रदेश के नक्शे पर चमकेगा। जो मालवा निमाड़ जीतता है, प्रदेश में उसका राज होता है। ऐसे में जब मालवा निमाड़ में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है तो उम्मीद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक इस क्षेत्र से मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब होंगे। पीयूष पारी, बंसल न्यूज, इंदौर। बड़ी जीत, बड़ी उम्मीद। जी हां, बुंदेलखंड भी मंत्रिमंडल में बेहतर जगह पाने की उम्मीद कर रहा है और खासतौर पर सागर की बात करें तो यहां दावेदारों की कमी नहीं है। पुराने और अनुभवी चेहरे हैं तो कुछ नए दावेदार भी रेस में आ गए हैं। तो सवाल यही है कि सागर से कौन बनेगा मंत्री। बुंदेलखंड भी मंत्रिमंडल की दौड़ में पीछे नहीं है। खासकर सागर में तो हर सीट पर मंत्री पद के दावेदार हैं। बुंदेलखंड में एक तरफा जीत के बाद उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं, जिसके बाद सभी की नजरें इस बार टिकी हुई हैं बुंदेलखंड के साथ साथ सागर से मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। शिवराज सरकार में सागर ही बुंदेलखंड की सत्ता का पावर सेंटर रहा, जहां से 3 कद्दावर मंत्री शामिल थे। इस बार मंत्री पद के 5 दावेदार हैं। सागर के सिकंदर कौन? गोपाल भार्गव नवी बार के विधायक मंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह कद्दावर नेता शिवराज सरकार में मंत्री रहे। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के खास सरकार में मंत्री रहे। प्रदीप लारिया एससी चेहरा चौथी बार जीतकर बने विधायक। शैलेंद्र जैन चौथी बार जीते, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। जानकार मानते हैं कि इस बार दावेदारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बुंदेलखंड की 26 में से 21 सीटों पर जीत के बाद माना जा रहा है कि नए और पुराने चेहरे मोहन यादव की कैबिनेट में हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा, नए लोगों को भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में गठन में मौका मिलेगा और ये सारे के सारे लोग इस बुंदेलखंड के विकास को लेकर अपने कदम बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी इनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में रचनात्मक सहयोग देने का भरोसा देती है। बीजेपी को बेहतर प्रतिनिधित्व की उम्मीद है तो कांग्रेस अपने तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रही है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पहले की अपेक्षा इस बार इसलिए भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद सिंह हो और सागर से निर्वाचित शैलेंद्र जैन हो या प्रदीप लारिया, इनके लिए भी प्रतिनिधित्व मिलने की मुझे ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं वरिष्ठ नेताओं की सहमति से निश्चित रूप से बुंदेलखंड में योग्य एवं कर्मठ विधायकों को स्थान मिलेगा। जो भी निर्णय आएगा बुंदेलखंड के हित में निर्णय आएगा और बहुत शानदार निर्णय आएगा। जिस तरह से बीजेपी ने राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए चौंकाने वाले नाम दिए, तो मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जातिगत स्थानीय समीकरण साधने के साथ ही पार्टी
नए चेहरों को मौका दे सकती है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि बुंदेलखंड और सागर से कौन पार्टी के पैमानों पर खरा उतरता है। मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महाकौशल में चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चा इस बात की कि क्या महाकौशल को भी सरकार में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर 2020 की तरह ही महाकौशल को उपेक्षा झेलनी पड़ेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मालवा से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, विंध्य से दूसरे उप मुख्यमंत्री को कमान, चंबल से होगा एमपी का स्पीकर। महाकौशल को मिलेगी जगह? बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाने वाला महाकौशल अब एक सवाल पूछ रहा है कि क्या उसे सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्या कैबिनेट में महाकौशल के चेहरे शामिल होंगे? क्योंकि ये वो इलाका है जिसने 38 में से 21 सीटें बीजेपी को दी हैं। सवाल इसलिए भी है क्योंकि शिवराज सरकार में महाकौशल को एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं मिला था। चुनाव से कुछ महीने पहले बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जबकि कमलनाथ सरकार में महाकौशल का दबदबा था। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल से आते थे। कांग्रेस अब इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी नेता कैबिनेट का गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उसके बाद उन्होंने एक भी मंत्री यहाँ पर नहीं दिया हमको, एक राज्य मंत्री दिए उन्होंने। अब फिर से जब इनकी सरकार बनी है तो हम लोग को यह उम्मीद थी कि महाकौशल से मुख्यमंत्री आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। मुझे तो लगता है कि फिर उपेक्षा होगी महाकौशल की। अभी तक तो होती आई है, अभी भी इस बार भी हो गई है। ना विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से हैं, ना ही मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, ना ही 2 उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भी यहाँ से नहीं है महाकौशल से। पिछली बार किन्हीं कारणों से कोई परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व महाकौशल को ध्यान में रखते हुए महाकौशल के जो कद्दावर नेता हैं और जो अनुभवी लोग हैं उनको काम करने का अवसर देंगे, तो मुझे लगता है कि महाकौशल विकास के रास्ते पर जिस ढंग से चल रहा है उसमें और गति आएगी और हम सबको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ सम्मानजनक स्थान हमारे महाकौशल को मिलेगा। सियासी गलियारों में अभी दबे स्वर से मांग उठ रही है, तो सामाजिक संगठन खुलकर कैबिनेट में जगह देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मोहन सरकार में महाकौशल की मंशा पूरी होती है या नहीं। कि बीती सरकार में कैबिनेट में जगह न मिलने से दर्द झेलते आ रहे महाकौशल की इस बार नई सरकार से खासी उम्मीद है। बहरहाल देखना होगा कि क्या महाकौशल को इस बार कैबिनेट में जगह मिल पाएगी या नहीं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ गए सरकार। 23 के महासंग्राम में बीजेपी कमलनाथ के किले को नहीं भेद पाई। छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें जीतकर कांग्रेस ने यहां परचम लहराया। अब 24 के लोकसभा चुनाव के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। बीजेपी की नजर जो है वो नाथ के गढ़ पर है। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा की राह कभी भी आसान नहीं रही। 1997 के उपचुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ के आने के बाद कभी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। तेईस की लड़ाई में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करके प्रदेश में सरकार बना ली, पर छिंदवाड़ा का किला फतेह करने का उसका सपना बनकर ही रह गया। विधानसभा चुनाव में नाथ के इस गढ़ को जीतने की बीजेपी की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब बीजेपी छिंदवाड़ा की दूसरी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। जी हां, छिंदवाड़ा में सफलता का स्वाद चखने के लिए बीजेपी अब लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। जब से छिंदवाड़ा कमलनाथ की कर्मभूमि बना है, तभी से बीजेपी यहां लोकसभा जीतने की जद्दोजहद कर रही है। 1997 के उपचुनाव को छोड़ दें, जब बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक सुंदरलाल पटवा ने जीत हासिल की थी, तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का सेवा स्थल बनकर उभरा और पूरे देश में चर्चा का सबब बना। नाथ का ये सुरक्षित क्षेत्र बीजेपी के साथ ही जानकारों के लिए भी दिलचस्पी का विषय रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा अगर आपको जीतना है तो वहां मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वो किला है कमलनाथ का।
एक बार कमलनाथ हारे हैं, उनका परिवार हारा है एक बार, ये एक बात सही है। लेकिन वर्तमान दौर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी प्रदेश में बड़ी जगह जीती, 163 सीटें मिली हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में एक भी सीट नहीं मिली है। लिहाजा ऐसा लगता है कि बीजेपी का अब सबसे बड़ा टारगेट छिंदवाड़ा होगा और कमलनाथ के लिए चुनौती होगी कि वो छिंदवाड़ा कैसे बचाते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से मिशन 29 की शुरुआत भी कर दी है। बीजेपी किसी बड़े नेता को छिंदवाड़ा से उतार सकती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चा है। अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है और कांग्रेस को घर बैठाया है, तो मेरा तो कहना है कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए और कमलनाथ जी को समझ जाना चाहिए कि अब विदाई का समय मध्य प्रदेश से आ चुका है। 2003 के बाद से कांग्रेस मध्य प्रदेश में नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो आने वाले समय में अब कांग्रेस को एक सीख है मेरी, अपने दफ्तर पर ताला डालें और मध्य प्रदेश से निकलें, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी भी संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी और हो सकता है कि उनकी माला में से कुछ फूल छीन लेगी कांग्रेस। अगर कमलनाथ फिर से मैदान में उतरते हैं और बीजेपी शिवराज सिंह चौहान जैसे किसी दिग्गज को उतारती है तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो जाएगी। पर सवाल यही है कि क्या कमलनाथ का ये सुरक्षित किला बीजेपी भेद पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इंदौर में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की जितनी बड़ी जीत हुई है उससे कहीं ज्यादा बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। लेकिन कांग्रेस हार को भुलाकर नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने थोक बंद नियुक्तियां की है। लेकिन क्या ये नियुक्तियां कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमन बजाज, अरविंद बागड़ी, अभिनंदन शर्मा, टंटू, लच्छू मिमरोट, देवेंद्र यादव, अंकित खड़ायता, ये वो नाम हैं जिनके हाथों में इंदौर शहर के कार्यकारी अध्यक्ष की कमान होगी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभरने के लिए कांग्रेस ने थोक बंद नियुक्तियां की और एक के बाद एक 6 नेताओं को शहर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद शहर कांग्रेस में एक अध्यक्ष और 7 कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए हैं। खास बात यह है कि जिन 6 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई उनमें से एक को छोड़कर कोई भी अपने वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं जिता पाया। एक तो ऐसे हैं जो खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़े और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हालांकि अब नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा में चुनाव भले ही हारे लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुट गए हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कभी हताश नहीं होता, वो निरंतर लड़ता रहता है, वो एक योद्धा रहता है। जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, पर निरंतर लड़ना, शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते रहना, यही कांग्रेस की विचारधारा है और यही कांग्रेस के जो शक्ति प्रदान करती है कांग्रेस के कार्यकर्ता को। तो जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस का है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी हताश नहीं होता, वो निरंतर वंचित और शोषित की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। इधर बड़ी जीत से उत्साहित बीजेपी इन थोक बंद नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंदौर में जिस प्रकार आपने देखा कि 9 की 9 सीटें हार गए, ये हरल्लों की पार्टी हो गई है। अब उनको ढूंढे लोग नहीं मिल रहे। आपको आश्चर्य होगा इस बात से कि 7 इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें से 6 जो कार्यकारी अध्यक्ष वो अपने बूथ पर कांग्रेस की के हार चुके हैं और एक के बूथ पर तो जमानत जब्त हो गई। यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने वो अपने बूथ पर नहीं जीता पाए, उनको इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करने की है और ये नियुक्तियां इस चुनौती को दूर करने के लिए मानी जा रही हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या हारे हुए सिपाहियों के सहारे 24 की जंग लड़ना आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। छत्तीसगढ़ में भी 2023 की चुनावी जंग के बाद अब 24 का बिगुल फूंका जाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की आंच अब तेज होने लगी है, लेकिन कांग्रेस में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। चंद महीनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 23 चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने तैयारी की आंच तेज कर दी। कमंडल और मंडल के जरिए अपना एजेंडा भी क्लियर कर दिया। लेकिन कांग्रेस अब भी उलझन के दौर से गुजर रही है।
बीजेपी के शब्दों में कहें तो कांग्रेस अटकी भटकी और लटकी नजर आ रही है। पूर्व विधायक अपनी बात रखने के लिए दिल्ली दौड़ भी लगा रहे हैं। 2023 चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का ठीकरा जिम्मेदार नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। हार के जो कारक है ना, कारक और कारण, ये दोनों ने जाके समीक्षा करके आ गए। हम लोगों ने कुछ बातों को उठाया, तो बात क्या हुई कि पार्टी के फोरम में बात करना चाहिए। पार्टी ने तो फोरम ही नहीं दिया, तो किस पार्टी फोरम में आप बात करोगे? और जो मूल बिंदु थे उनको जब हम लोगों ने उकेरा है, जब बताया है, तो पार्टी से निष्कासन का फरमान जारी हो गया। तो जो भी हम लोगों की बिंदु है उसको हम लोग जाके पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगे, पार्टी के नेताओं के सामने रखेंगे। अगर सुन ली गई बात तो अच्छी है, नहीं तो फिर तो लोकसभा चुनाव है। अंतर्कलह और बेहिचक बयानबाजी से बचने के लिए कांग्रेस एक्शन ले रही है। पूर्व विधायकों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई, फिर भी अपनी बात रखने कांग्रेस नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी फोरम में बात रखने से कोई आपत्ति नहीं, खुलेआम बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रही है। 4 दिन की सरकार है, एक बड़ा मसला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर दिया है। 18,12,000 लोगों को, गरीब लोगों को, जिनका आवास सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। शीघ्र ही दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। एक एक बैठकों में एक एक विषय का निर्णय, क्योंकि बहुत सारे चर्चा कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। एक एक बार में एक एक निर्णय होता चलेगा और छोड़ा तो कोई नहीं जाएगा साथ में से थोड़ी। जिसके लिए लाठी खाई है कैसे छोड़ेंगे उस बार। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस बार कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, 2019 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 2 सीटें। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और कोरबा सीट पर हारी थी बीजेपी। 24 में बीजेपी आदिवासी सीएम फेस के साथ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और आगे सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णु देव साय